हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आपके सामने आए हैं जो संबंधित है आर्थिक विकास से। क्वेश्चन हमारा पहला है कि सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात एक स्थैतिक धारणा है, प्रावैगिक धारणा है, आर्थिक स्थैतिक तथा आंशिक प्रावैगिक धारणा है। ये उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो देखिए, जो सीमांत पूंजी उत्पाद होता है जिसको आप MCOR यानी मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है पूंजी में हुई वृद्धि बटे उत्पादन में हुई वृद्धि, उत्पादन वृद्धि। ठीक है। और इसको जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा बराबर परिवर्तन की है, के बराबर कैपिटल, और वाई जो है वो आपके उत्पादन को या इनकम को दिखा रहा होता है। तो जो MCOR है, पूंजी सीमांत उत्पाद, ये एक प्रावैगिक धारणा होती है, जबकि जो औसत उत्पाद होता है, जो औसत पूंजी उत्पाद होता है, वो एक स्थैतिक धारणा है। ठीक है। यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। जब मार्जिनल जो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो है उसकी बात की जाती है तो वो प्रावैगिक होता है, लेकिन जब औसत पूंजी उत्पाद की बात की जाती है तो वो स्थैतिक होता है। ये याद रखना है। यहाँ पर बी आंसर जो है आपका वो सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हेरोड मॉडल में जनसंख्या वृद्धि से निम्नलिखित में से कौन सी समृद्धि दर प्रभावित होती है? वास्तविक दर, प्राकृतिक दर, वांछित दर या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो हेरोड मॉडल है उसमें जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो प्राकृतिक दर प्रभावित होती है। विकास की जो प्राकृतिक दर है वो प्रभावित होती है, क्योंकि ये दर देश की प्राकृतिक साधनों, श्रम की उपलब्धता तथा तकनीकी प्रगति पर निर्भर करती है। इसी कारण से हेरोड डोमर मॉडल में जब भी जनसंख्या वृद्धि को दर्शाया गया तो विकास की जो प्राकृतिक दर है वो प्रभावित होगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। इसके बाद अगला है कि निम्न में से किसने जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं को प्राथमिकता दी है? इसमें पूछा है निम्न में से किसने जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं को प्राथमिकता दी है। गुणात्मक पहलुओं को मैरिसडॉर्फ, रैग्नार्स, ड्यूसनबरी या फिर महबूबुल हक। तो देखिए, आंसर है महबूबुल हक। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ के मनुष्यों की निपुणता, उनका ज्ञानी होना एवं उनका बुद्धिमान होना आवश्यक है, ऐसा महबूबुल हक मानते थे। तो जो गुणात्मक पहलुओं को प्राथमिकता दी है वो महबूबुल हक ने दी है। इन्होंने HDI को भी विकसित किया है। और एक बार दोबारा सुन लीजिए कि इन्होंने क्या कहा। इनके अनुसार, महबूबुल हक के अनुसार, किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ के मनुष्यों का निपुण होना, उनका ज्ञानी होना और उनका बुद्धिमान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो है वो राइट है। इसके बाद अगला है, निम्न में से किस एक की सहायता से उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती? यानी इनमें से वो कौन सा तत्व है जो बढ़ेगा तो उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी? पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि, मूल्य अनुपातों में परिवर्तन के अनुसार श्रम के पूंजी से प्रतिस्थापित होना, कार्य को सीखना, कम उत्पादक क्षेत्रों से अधिक उत्पादक क्षेत्रों के लिए प्रवसन। क्वेश्चन है ये। इसमें से बताना है कि इसमें से क्या चीज़ में वृद्धि नहीं होती, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो होने पर उत्पादकता में आपकी वृद्धि नहीं होती है। तो देखिए, जब कम उत्पादक क्षेत्रों से अधिक उत्पादक क्षेत्रों की तरफ प्रवसन यानी माइग्रेशन होगा तो भी उत्पादकता में वृद्धि होगी। कार्य आप कोई अच्छा सीखेंगे तो भी उत्पादकता में वृद्धि होगी। मूल्य अनुपातों में परिवर्तन के अनुसार श्रम का पूंजी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो भी उत्पादकता में वृद्धि होगी। केवल पूंजी उत्पाद अनुपात ऐसा है कि जिसके बढ़ने पर आपको जो है उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी। पूंजी उत्पाद अनुपात जितना कम होता है उत्पादकता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न प्राचलों पर विचार कीजिए। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं, क्रय शक्ति से समायोजित प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता तथा नामांकन प्रतिशत। उपरोक्त में से यूएनडीपी द्वारा तैयार किया गया एचडीआई जो है सूचकांक वो आधारित है। कोड के माध्यम से जवाब देना है कि 2, 3, 4 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 1, 3 और 4 सही है, या 1, 2 और 3, 4 सभी सही हैं इसमें से। तो देखिए ये जो सूचकांक होता है एचडीआई, इसके अंतर्गत जीवन प्रत्याशा, ज्ञान का स्तर और आय के स्तर को प्रमुख अवयव के रूप में अंगीकार किया जाता है। क्या क्या? सबसे पहला है इसमें जीवन प्रत्याशा, ठीक है, तो पहला आ जाएगा। उसके बाद इसमें है ज्ञान का स्तर और तीसरा है आय के स्तर। तो ज्ञान का स्तर कैसा आ गया आपका? आ गया वो साक्षरता, ठीक है, और जो आय का स्तर है उसको भी लिया जाता है, तो तीसरा भी आ गया। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 सही है। जब यूएनडीपी द्वारा तैयार किया गया सूचकांक जो एचडीआई है उसका आकलन किया जाता है, तो जीवन प्रत्याशा, ज्ञान के स्तर और आय के स्तर को ही प्रमुख अवयव के रूप में माना जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, 1, 3 और 4। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं इसमें नहीं देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि समृद्धि की हिंदू दर हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर को निर्दिष्ट करती है। राजकृष्णन द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की लगभग 3.5% की समृद्धि के स्वरूप को निरूपित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, या फिर अमर्त्य सेन द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग 3.5% प्रति वर्ष की समृद्धि के स्वरूप को निरूपित करने के लिए इसका पद लिखा गया, या BKRV राव भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए 4% के स्वरूप को तय करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। देखिए जो हिंदू समृद्धि दर है ये संबंधित है राजकृष्ण से, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका सही है, यानी हिंदू समृद्धि दर का मतलब हिंदुओं की समृद्धि नहीं है बल्कि पूरे के पूरे जीडीपी में हुई वृद्धि से था, और भारतीय अर्थव्यवस्था की लगभग 3.5% की समृद्धि के स्वरूप को निरूपित करने के लिए इसका प्रयोग किया था राजकृष्णन ने, क्योंकि कई साल तक लगातार भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसकी समृद्धि दर समान रही थी। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बी सही है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हेरल्ड डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है? स्थिर पूंजी अनुपात, स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात, परिवर्तनशील सीमांत और औसत बचत प्रवृत्ति, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, या पूंजी उत्पादन का एकमात्र कारक है। वो ऐसा मानते थे। तो इन सब में से मान्यता पूछी जा रही है कि कौन सी मान्यता जो है वो हेरल्ड डोमर मॉडल की नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो परिवर्तनशील सीमांत और औसत बचत प्रवृत्ति है ये हेरल्ड डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है। वो स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और पूंजी को उत्पादन का साधन मानने जैसी सभी जो अजम्पशंस को लेकर चलते हैं, लेकिन जो नहीं है वो बी है, वो सीमांत औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत और औसत दोनों बचत प्रवृत्तियों को एक साथ जो है वो परिवर्तनशील नहीं मानते हैं। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है विकास आयोजना के संदर्भ में द्विअंतराल सिद्धांत निर्दिष्ट करता है स्फीति अंतराल और निवेश अंतराल को, बचत अंतराल को, स्फीति अंतराल को, विदेशी मुद्रा अंतराल को, बचत बाध्यता तथा विदेशी मुद्रा बाध्यता को। तो देखिए जो द्विअंतराल सिद्धांत है वो है आपका स्फीति अंतराल और निवेश अंतराल से संबंधित, यानी द्विअंतराल सिद्धांत निर्दिष्ट करता है स्फीति अंतराल और निवेश अंतराल को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद अगला है हेक्सियर-ओवलिन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए गैर साधन सघनता प्रतिलोम की मान्यता है। आवश्यक, पर्याप्त, आवश्यक और पर्याप्त, ना आवश्यक और ना ही पर्याप्त। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि जो हेक्सियर और ओवलिन प्रमेय है उसको सिद्ध करने के लिए साधन सघनता का प्रतिलोम जो है वो ना आवश्यक है और ना ही पर्याप्त है।
ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि हिग्स के तटस्थ तकनीकी परिवर्तन का निहितार्थ है कि एकक समोत्पाद में समांतर ऊर्ध्वमुखी स्थानांतरण आता है, एकक समोत्पाद में समांतर अधोमुखी स्थानांतरण आता है, एकक समोत्पाद परिवर्तन की वक्रता बदलती है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जो हिग्स का तटस्थ तकनीकी परिवर्तन निहितार्थ है उसके अनुसार एकक समोत्पाद में समांतर और ऊर्ध्वमुखी स्थानांतरण आता है, यानी ऊर्ध्वमुखी वर्टिकल स्थानांतरण आता है। और ये जो स्थानांतरण है ये तकनीक, इसका जो कारण है ऊर्ध्वमुखी स्थानांतरण का कारण है तकनीकी, यानी टेक्निकल प्रोग्रेस, तकनीकी प्रगति, तकनीकी प्रगति के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है, भारत में वर्तमान में गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, न्यूनतम मजदूरी के द्वारा, पारिवारिक उपभोग व्यय के द्वारा या पारिवारिक आय के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वो राइट है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत में जो गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है वो पारिवारिक उपभोग व्यय के द्वारा, यानी जो एक परिवार जो कमा रहा है उसके द्वारा नहीं, वो कितना खर्च करने के लिए तैयार है या उपभोग पर, कंजम्पशन पर, उसके द्वारा भारत में वर्तमान समय में गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। इसके बाद अगला आ जाता है कि समृद्धि की सहज अवस्था को प्रतिपादित किया गया, नाम दे रखे हैं कई सारे, कि हेरल्ड ने किया, डोमर ने किया, सोलो ने किया या सैमुअल्सन ने किया, ये सभी अलग अलग राइटर्स के नाम है। तो जो समृद्धि की सहज अवस्था थी उसको अब प्रतिपादन का जो श्रेय है वो सोलो हो जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद आगे आ जाइए, द एफ्लुएंट सोसाइटी पुस्तक के रचयिता का इसमें नाम पूछा है। द एफ्लुएंट सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गुन्नार मिर्डल, जे.के. गिलब्रेथ, अमर्त्य सेन और जॉन हिक्स। ये हिक्स है, यहाँ पर हिक्स है, ये नहीं है। तो इसमें जो आंसर है आपका वो है जे.के. गिलब्रेथ। द एफ्लुएंट सोसाइटी जो पुस्तक है इसके रचयिता है जे.के. गिलब्रेथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि छद्म बेरोजगारी की अवधारणा को संदिग्ध किसने बताया, यानी किसने ऐसा कहा कि छद्म बेरोजगारी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये अवधारणा ही संदिग्ध है। इसके में भी 4 राइटर दे रखे हैं। तो जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, T.W. शोल्स ने जब बेरोजगारी के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए तो उनका कहना था कि छद्म बेरोजगारी जो है ये एक संदिग्ध अवधारणा है, इसमें कंफ्यूजन है। तो इनका जो इन्होंने इस तरह की बात कही और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, T.W. शोल्स। इसके बाद अगला है, बुकनैन और एलिस के विचार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक है या राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का मापदंड है या फिर आर्थिक कल्याण में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक है या उपरोक्त सभी। देखिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने जो आर्थिक विकास के बारे में विचार दिए हैं तो उन्होंने अलग, किसी ने राष्ट्रीय आय को मानक माना है तो किसी ने प्रति व्यक्ति आय को मानक माना है। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं बुकनैन और आपका जो है एलिस है। एलिस और बुकनैन ने किस चीज़ को इन सब में से माना है प्रति व्यक्ति आय का आधार? तो एलिस और बुकनैन ने प्रति व्यक्ति आय को ही आर्थिक विकास का मापदंड माना है। ठीक है, जो बुकनैन और एलिस हैं उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक वृद्धि का सूचक माना है। इसके अलावा जो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं उसमें मायल बॉल्डविन आते हैं, कुजनेट आते हैं, यंगसन और मीड आते हैं। और प्रति व्यक्ति आय में भी जो वृद्धि का मापदंड मान रहे हैं उसमें एलिस और बुकनैन के अलावा हिंगिस, जैकब आदि आते हैं। इसके अलावा कुछों ने आर्थिक कल्याण में वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना और कुछ ने इन सभी को मान लिया। लेकिन क्योंकि बुकनैन एलिस की बात हो रही है तो उन्होंने आर्थिक विकास का सूचक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को माना है।
और ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें कुछ क्वेश्चंस का संग्रह था जो आपको बताने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई। अगर समझ में आया हो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।